हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलवी बायोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ में हमें 4 चीज़ें पढ़नी थी। कौन कौन सी? पैरामीशियम, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। इसमें से हम 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा को। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट जरूर कराऊंगी। मतलब जैसे फाइलम प्रोटोजोआ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। इससे आपको पता चल जाएगा, इससे क्वेश्चन एक बाहर नहीं है। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। मैंने बहुत ही इसको डिटेल में लिखा है कि इससे ही हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम को। तो पैरामीशियम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? 1752 में जॉन हिल ने प्रतिपादित किया और इसलिए इन्हें स्लीपर जंतु भी कहा। और ये कहाँ पाया जाता है? यह अम्लीय जलयुक्त तालाबों, पोखरों, खाइयों, नदियों व झीलों में पाया जाता है। अब हम इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसकी बाह्य संरचना। तो फर्स्ट हम इसके पढ़ने वाले हैं बाह्य संरचना को। तो इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट वाइज ही बनाए हैं, मतलब बिल्कुल डिटेल में ना लिखते, इसे मैंने पॉइंट वाइज बनाया है। तो देख लिया, जो आपको पता अच्छा रहेगा। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे इसमें है कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 170 से 290 माइक्रोन तक होती है और यह सबसे बड़ी जाति है। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सब प्रोटोजोआ की सबसे बड़ी जाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जाति कौन सी है? पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा होता है? ये शिल्पाकार, सिकाकार व तुर्काकार का होता है, यानी स्पिंडल शेप। जैसे कि ये आपका पैरामीशियम हो गया। ठीक है। पैरामीशियम का जो शरीर है उसका बाह्य आवरण कैसा होता है? बाहर से देखने में कैसा होता है? सजीव दृढ़ प्रत्याश, यानी इसकी जो त्वचा होती है वो क्यूटिकल झिल्ली होती है, वो एक झिल्ली नुमा होता है। और जिसके अंदर के साइड क्या होता है? जिसे तंतु यानी पेलिकल हम कहते हैं। और ये 3 कलाओं में बना हुआ है, यानी इसकी 3 लेयर है। कौन कौन सी है इसकी लेयर? इसकी लेयर है पहले बाह्य कोपीय कला, फिर बाह्य कोपीय कला, अंत्य कोपीय कला और बाह्य प्लाज्मा कला। ये 3 कलाओं से बना है। कौन कौन सी? बाह्य प्लाज्मा कला, सेकेंड आपके बाह्य कोपीय कला और थर्ड आपकी अंत्य कोपीय कला, यानी 3 लेयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट है जो शरीर का इसका अधर भाग है, जो शरीर की अधर स्तर है, वो सतह पर एक स्पष्ट तिरछा छिछला गर्त होता है, जिसे हम मुख खाज या ओरल ग्रूव कहते हैं। ठीक है। जो इसके शरीर के अधर स्तर है, यानी इसका बीच वाला पार्ट है, वो कैसा होता है? स्पष्ट तिरछा छिछला गर्त होता है, जिसे हम ओरल ग्रूव कहते हैं। यह पीछे की ओर वेस्टिब्यूल बनाती है। यह वेस्टिब्यूल पीछे की ओर मुख गुहिका में खुलती है, जिसे हम साइटोस्टोम कहते होता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये वेस्टिब्यूल के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेस्टिब्यूल कहाँ पाई जाती है। तो वेस्टिब्यूल हमारे पैरामीशियम के पिछले हिस्से में पाई जाती है, जो कहाँ खुलती है? मुख गुहा में खुलती है, पीछे के में गुहा मिलता है, जिसे हम साइटोस्टोम कहते हैं। तो पैरामीशियम का जो संपूर्ण शरीर है उसमें असंख्य महीन व छोटे छोटे रोम होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ठीक है। पैरामीशियम का जो पूरी बॉडी है उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। और पश्च सिरे पर कुछ सीलिया बड़े होकर पूछे गुच्छा बना देते हैं। यानी पैरामीशियम का जो पूरा बॉडी है उसके जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत एक गुच्छा सा बन जाता है नीचे के साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्डेल टफ, यानी पोछिया गुच्छा रचना कहते हैं। वो तो था हमारा भाई है। अब हम पढ़ेंगे इसके थोड़े आंतरिक संरचना के बारे में। इसकी आंतरिक संरचना कैसी है? ये कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित करती है। जो इसका साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन? परिधीय शर्करा और स्वच्छ व गाढ़ा भाग, जिसमें अर्धपश्चामी तंत्र यानी इनफ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम व ट्राइकोसिस्ट होती है। यह एक्टोडर्म या बाह्य द्रव कहलाती है।
ठीक है। जो आंतरिक संरचना में है इसमें क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले वाला जो गाढ़ा सा है जिसमें भाग में उसमें क्या होता है, इन्फ्लेटरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट होती है। तो ये ट्राइकोसिस्ट का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्राइकोसिस्ट किस में पाया जाता है। तो ट्राइकोसिस्ट आपका पैरामीशियम में पाया जाता है। ट्राइकोसिस्ट हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है। और कोशीय द्रव्य का जो केंद्रीय होता है, जो सेंट्रल पॉइंट है इसका, जो कोशीय द्रव्य का सेंट्रल पॉइंट है वो बड़ा कणदार और अर्ध तरल भाग एंडोप्लाज्म कहलाता है। जो ऊपर का गाढ़ा गाढ़ा भाग था वो था आपका था एक्टोप्लाज्म, और जो इसका अंदर का है बड़ा कणदार तरल अर्ध तरल भाग ये क्या कहलाता है आपका एंडोप्लाज्म कहलाता है। इसकी सामान्य कोशिकीय अवयव जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाएं, राइबोसोम, क्रिस्टल, संचित भोजन कणिका इत्यादि पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपका हो गया कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका बॉडी, राइबोसोम्स, क्रिस्टल्स, जो संचित भोजन कणिका इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। जो इसका न्यूक्लियस है वो संकुचनशील रिक्तिकाएं और खाद्य दाने मुख्य एंडोप्लाज्मिक अंतर्वेशन में है। मीन्स जो इसका केंद्रक है वो किस जगह है, वो वैक्यूल्स, जो इसकी रिक्तियां हैं यानी संकुचनशील रिक्तियां और खाद्य दाने हैं वो एंडोप्लाज्मिक अंतर्वेशन में है। और जो इसकी तंतुकुपिकाएं यानी पेलिकुलर एलिविली से जो ठीक नीचे है वो अवसामी तंत्र अवपक्षाम्बी तंत्र पाया जाता है। जो आधारीय कणों यानी बेसल बॉडीज होती हैं जो इसकी, वो काइनेटोस्टोमेटा का बना होता है। जैसे पूछ लेता है कि भाई हमारा जो इसकी तंत्रिकुपिकाएं हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है, कौन से कण की बनी हुई है। तो ये जो इसकी बेसल बॉडीज है वो किस चीज़ की बनी हुई है, काइनेटोस्टोमेटा यानी काइनेटोस्टोमेटा में का बना होता है। और इसका जो आधारीय काय है वो सीलिया की आधारीय रचना होती है, इसे काइनेस्टोम भी कहते हैं। और प्रत्येक आधारीय कार्य से एक तारक यानी सेंट्रियोल या उसकी व्युत्पत्ति होती है, और इससे क्या बन जाता है, एक सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र बन जाता है। जो आपका काइनेटोस्टोमेटा है वो पक्षांगों के आधारीय कार्यों के संवर्ध और एक्टोप्लाज्म में स्थित विशिष्ट पट्टीदार, वैसे जो उस पर पट्टीदार बने होते हैं, आपने देखा होगा ये पैरामीशियम है आपका, तो ऐसे ऐसे करके ये लाइंस बनी हुई होती हैं। ये कौन सी है, पट्टीदार, उसमें बनी हुई होती है। इसे क्या बोलते हैं, काइनेटोस्टोमेटिक तंत्रिकाओं का ये जो विशिष्ट पट्टीदार है वो काइनेटोस्टोमेटिक तंत्रिकाओं का एक तंत्र यानी एक सिस्टम होता है। और जो कंप्लीट एक्टोप्लाज्म है इसके आधारीय कार्यों के साथ विशेष प्रकार के छड़ तुल्य या अंडाकार अंगक भी होते हैं जिन्हें ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। इसमें ट्राइकिनिन नामक रिश्तेदार प्रोटीन पाया जाता है जो बाहर तंतु के छोटे छिद्रों की सहायता से खुलते हैं। ये आक्रमण में सुरक्षा के अंगक है। ये जैसे है मैं आपको डायग्राम में भी क्लियर करा दूंगी। मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ इसका बाद में दिखा दूंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ कहाँ पर है। अब अभी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पैरामीशियम कैसा होता है, विश्व केंद्र की यानी हेटेरोकार्योटिक होता है। ये क्वेश्चन आप चाहे देख लीजिएगा, लास्ट मतलब पूछा गया है कि पैरामीशियम कैसा है। तो पैरामीशियम कैसा है, विषम केंद्र की यानी हेटेरोकार्योटिक होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। वो केंद्रक कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपके पास पैरामीशियम क्वाड्रेटम। इसमें एक लघु केंद्रक यानी एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक बड़ा यानी गुरु केंद्रक यानी मेगा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पैरामीशियम क्वाड्रेटम में कितना पाया जाता है, इसमें एक तो माइक्रो न्यूक्लियस और एक मेगा न्यूक्लियस पाया जाता है। सेकेंड है आपके पास पैरामीशियम ऑरेलिया। तो एक इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक गुरु केंद्र मीन्स मेगा न्यूक्लियस, इसके अलावा दो माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम क्वाड्रेटम में तो हमारे पास एक लघु केंद्रक था और एक
बड़ा गुरु केंद्रक था। और जो हमारे पास ऑरेलिया था इसमें एक गुरु केंद्रक है और 2 लघु केंद्रक है। थर्ड आ जाता है आपके पास पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियस। इसमें अनेक माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें गुरु वो नहीं पाया जाता यानी मेगा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सामान्यतः जो आपके हैं गुरु केंद्रक यानी मैक्रोन्यूक्लियस जो बड़ा बहुगुणित यानी वह अधिकांश क्रोमेटिन पदार्थ डीएनए का बना होता है। यह कोशिका द्रव्य की उपाच्य क्रियाओं का नियंत्रित करता है। जैसे पूछ लेते हैं कि जो आपका ये मैक्रोन्यूक्लियस है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैक्रोन्यूक्लियस है इसका काम क्या है। तो इसका काम क्या है आपके पास, ये क्रोमेटिन पदार्थ यानी डीएनए का बनाता है। ये कोशिका की उपाच्य यानी मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका वर्क क्या हुआ मैक्रोन्यूक्लियस का, ये मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो तो मेगा हो गया। जो आपके पास माइक्रो है तो उसका क्या वर्क है आपके पास कि माइक्रोन्यूक्लियस छोटा गोलाकार और डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होता है। यह जीव की जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो इसका रिप्रोडक्शन होता है इसकी जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन, माइक्रोन्यूक्लियस। जैसे इसका भी क्वेश्चन बन जाता है कि माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, तो माइक्रोन्यूक्लियस क्या करता है, जनन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और पैरामीशियम में 2 संकुचनशील रिक्तिकाएं यानी सेंट्रोसॉइल्स वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये भी रहता है कि उसमें कितनी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, तो इसके अंदर दो संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और प्रत्येक रिक्तिका चारों ओर से लंबी सर्करी तुर्कनुमा और 6 से 10 मीटर रेडियल कैनाल द्वारा घिरी होती है, जो कोशिका द्रव्य तक दूर तक फैली होती है। तो उसमें मैंने एंटीमीबा में देखा था कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें भाई जो रिक्तिका वैक्यूल्स जो ये है आपके पास वैक्यूल्स कितने पाए जाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने इसमें सेंट्रोसॉइल यानी संकुचनशील जो रिक्तिकाएं हैं वो कितनी पाई जाती है, इसमें 2। तो आपको याद रखना होगा इसमें संकुचनशील रिक्तिका कितनी पाई जाती है, 2। और ये अंतःद्रव्य में असंकुचनशील गोलाकार खाद्य यानी फूड वैक्यूल्स गति करते हुए पाई जाती है। ये कोशिका द्रव्य में चक्रण करके भोजन का पाचन करती है। और ये चक्रण करके क्या करती है, भोजन का पाचन करते हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पैरामीशियम की लाइफ साइकिल है, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट हम इसके पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पैरामीशियम है वो अनुपस्थित करने यानी बाइनरी फिशन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। और इसके अलावा इसके अनेक प्रकार के केंद्रक के पुनर्गठन जैसे कॉन्जुगेशंस, एंडोमिक्सिस और आपके ऑटोगैमिक आदि होते हैं, जो भोजन और तापमान की कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत इसमें पुटिभवन यानी एक्मेस्ट्रेटमेंट भी होता है। और अनुकूल अवस्थाओं में पैरामीशियम सामान्यतः अनुप्रस्थ या क्षैतिज द्विखंडन द्वारा जनन करता है। जैसे पूछ लिया कि है ना, ये जो इसका जनन खंडन है वो किस प्रकार करता है, तो किस प्रकार करता है, क्षैतिज द्विखंडन द्वारा करता है। इससे यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। और लघु केंद्रक समसूत्री विभाजन तथा गुरु केंद्रक असूत्री। मैंने आपको बताया था इसमें एक मैक्रो है एक माइक्रो है। तो जो आपके पास माइक्रो है वो समसूत्री में हो जाता है और जो मेगा न्यूक्लियस है वो असूत्री विभाजन में विभाजित होता है। और परिणाम स्वरूप ये 2 संतति पैरामीशियम बनाते हैं, यानी ये दो पैरामीशियम को बना देते हैं। और इससे जो जनक प्राणी के अग्रभाग से बनता है उसे हम प्रोटर व पश्च भाग से बनता है होने वाले को उपस्थिति कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि इसने 2 संतति को बना दिया पैरामीशियम ने। तो जिसका जनक प्राणी का
आगे का भाग है उसे क्या काम है, प्रोटर, और पश्च भाग को ऑपिस्थी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये 4 प्रकार से होता है। कौन सा? फर्स्ट है आपके पास कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन काफ़ी बार पूछा गया है कि कॉन्जुगेशन किस में होता है, यानी संयुग्मन किसके अंदर होता है। तो आपका संयुग्मन किसके अंदर होता है, पैरामीशियम में। तो इसमें संयुग्मन के अंदर होता क्या है आखिर में? तो इसके अंदर होता है कि जो सामान्य जाति के 2 प्राणी हैं, इसमें सामान्य जाति के दो प्राणी हैं, उसमें एक तो लघु केंद्रक पदार्थ के आंशिक विनिमय के लिए अस्थायी संलयन और संयुग्मन कहलाता है। जो 2 इसमें प्राणी थे उसके यानी माइक्रोन्यूक्लियस था, वो आंशिक विनिमय के लिए क्या करते हैं, अस्थायी संलयन, अस्थायी यानी टेम्परेरी, और उसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मन कहलाता है। ये पैरामीशियम में लैंगिक परिघटना माना जाता है। और जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया ये निम्न अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी है? निम्न अवस्था पाई जाती है। कॉन्जुगेशन से भिन्न भिन्न संयुग्म प्रकार के 2 प्राणी या पूर्व संयुग्मन यानी प्री कॉन्जुगेट्स अपने अधरतल से परस्पर संपर्क करते हैं और अपनी मुख्य खांचों से जुड़े जाते हैं, और इनके जुड़ने के स्थान पर भी पेलिकल और एक्टोप्लाज्म आश्रित हो जाते हैं, और दोनों प्राणियों के बीच एक जीव द्रव्य सेतु यानी प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। जुड़ने वाले प्राणी को हम कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। और जो प्रत्येक कॉन्जुगेट्स होता है उसका कई गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक कॉन्जुगेट का लघु केंद्रक अर्धसूत्र यानी म्योसिस विभाजन से विभाजित होकर 4 आगमित संतति लघु केंद्रक का निर्माण करता है, जिनमें से 3 एब्रेस्ट होकर अदृश्य हो जाते हैं। यानी 4 उसने संतति का निर्माण करा, जिसमें से 3 क्या हो गए, गायब हो गए, और जो एक बचा शेष बचा उसकी संतति लघु केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। 2 असमान प्राकेंद्रक या केंद्रक बनाती है। और जो इसमें से छोटे वाली थी वो सक्रिय प्रवासी युग्मक केंद्रक से बड़ी निष्क्रिय अचल युग्मक केंद्रक होती है। ये दोनों युग्मक केंद्रक संलित होकर एक द्विगुणित संयुग्म यानी जैव केंद्रक का संश्लेषण का निर्माण किसका निर्माण करती है, ये सिंकरियन का निर्माण करती है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, एम्फीमिक्सिस कहलाती है। जुड़े हुए दोनों पैरामीशियम 12 से 48 घंटे के पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाती है, और जब ये एक्स कॉन्जुगेट के या फिर क्या कहलाती है, एक्स कॉन्जुगेट कहलाती है। जो आपके पास एक्स कॉन्जुगेट है तो एक्स कॉन्जुगेट आपके इस युग्मन केंद्र की शीघ्रता से 3 विभाजन होते हैं, जिससे प्रत्येक में 8 न्यूक्लियस बने होते हैं। वो पूछ लेते हैं कि एक्स कॉन्जुगेट्स के कितने विभाजन होते हैं और उससे कितने न्यूक्लियस बनते हैं। तो हमारे एक्स कॉन्जुगेट से 3 विभाजन होते हैं और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसमें से 4 तो लघु केंद्रक है और 4 गुरु केंद्रक, और 3 लघु केंद्रक खंडित होकर अदृश्य हो जाते हैं, और जबकि शेष बचा एक लघु केंद्रक वह एक साथ द्विखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। इस प्रकार के साथ ही त्रिखंडन द्वारा विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेट से 2 संतति पैरामीशियम बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 गुरु केंद्रक व 1 लघु केंद्रक होता है। और जो आपकी संतति पैरामीशियम में विभाजन के साथ ही है, संतति पैरामीशियम के विभाजन के साथ ही लघु केंद्रक फिर विभाजित हो जाती है, तथा अंत में प्रत्येक संयुग्मन के 4 संतति प्राणी जिसमें से एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक पाया जाता है, उसका निर्माण होता है। ये था आपके पास कॉन्जुगेशन। वैसे तो नॉर्मल इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सा कि वो कॉन्जुगेशन किस में होता है। तो कॉन्जुगेशन आपका पैरामीशियम में होता है। सेकंड है इसका एंडोमिक्सिस या
अंत मिश्रण। तो आपको इसका याद रखना है कि जो एंडोमिक्सिस है ये किसने वो किया, तो वुडर्फ तथा अर्डमैन ने अंत मिश्रण को प्रक्रिया सर्वप्रथम लघु केंद्र की जाती हुई खोज की। यह प्रक्रिया 4 चरण निम्न चरणों में पूरी हुई। तो एंडोमिक्सिस की खोज किसने की, वुडर्फ तथा अर्डमैन ने, और ये कई चरणों में इसने पूर्ण की। फर्स्ट है इसका, सर्वप्रथम काय गुरु केंद्र अभ्रष्ट होकर अदृश्य हो जाते हैं। जो आपके पास मेगा न्यूक्लियस है वो क्या होते हैं, अभ्रष्ट होकर अदृश्य हो जाते हैं। और दोनों लघु केंद्रक है वो 2 बार विभाजित होकर 8 संतृप्ति केंद्रकों का निर्माण करते हैं। यानी जो मेगा था वो तो हो गया गायब, और जो आपके पास माइक्रो न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं, 2 बार विभाजित होकर 8 संतृप्ति केंद्रक का निर्माण करते हैं। और इन 8 संतृप्ति केंद्रकों में से क्या हो जाते हैं, 6 अभ्रष्ट हो जाते हैं और 2 बच जाती हैं। ठीक है, 8 में से भी क्या हो जाते हैं, 6 गायब हो जाती है और 2 इसमें से बच जाती है, और पैरामीशियम विभाजित हो जाते हैं। और इस प्रकार बनी प्रत्येक संतति में एक लघु केंद्रक आ जाता है, और प्रत्येक संतति में लघु केंद्रक 2 बार विभाजित होकर 4 केंद्रक बनाती है, जिससे वो प्रत्येक प्राणी में 2 लघु केंद्रक या 2 गुरु केंद्रक हो जाते हैं। और पैरामीशियम का द्विखंडन द्वारा 2 संततियों में विभाजित होता है, और साथ ही लघु केंद्रक भी विभाजित होती है। इस प्रकार प्रत्येक संतति में एक गुरु केंद्रक व एक लघु केंद्रक हो जाता है, और इस प्रकार जनक के 4 पैरामीशियम का निर्माण होता है। जैसे पूछ लेता है कि एंडोमिक्सिस में मेन होता क्या है, तो इसमें क्या प्रोसेस हुआ आपके पास, इसमें जो आपके न्यूक्लियस है, मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस है, ये क्या हो रहे हैं कि ये अभ्रष्ट हो रहे हैं और फिर बनाते हैं, और लास्ट में क्या बच जाता है, इसमें एक गुरु केंद्रक बच जाता है और 2 लघु केंद्रक बच जाता है, जिससे ये अलग अलग संततियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सबमिशन एंड ऑटोगैमी या ऑटोमिक्सिस। वैसे तो नॉर्मली ये पूछ लेते हैं कि जैसे एंडोमिक्सिस था कि इसके राइटर कौन थे, वुडर्फ और अर्डमैन। ऐसे ही इसमें से ऑटोगैमी और ऑटोमिक्सिस के भी आपको पता होना चाहिए ये किसने दिया है, WF डिलर ने 1936 में पैरामीशियम ऑरेलिया में सेगमन के समान केंद्र की पुनर्घटना का वर्णन किया, क्योंकि यह केवल एक ही प्राणी होता है, अतः इसे ऑटोगैमी या ऑटोमिक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑटोमिक्सिस किसने खोजा, आपके पास WF डिलर ने 1936 में, जिसमें पैरामीशियम ऑरेलिया में सेगमन के समान केंद्र का पुनर्गठन का वर्णन किया, क्योंकि यह केवल एक ही प्राणी होता है, इससे ऑटोगैमी और ऑटोमिक्सिस कहा जाता है। ये भी निम्न चरणों में पूर्ण हुई है। फर्स्ट जैसे कि जो गुरु केंद्रक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कोशिका द्रव्य में अवशेषित हो जाता है, जो छोटे छोटे केंद्रकों में अवशेषित हो जाता है। और जो दोनों लघु केंद्रक है वो अर्धसूत्री विभाजन करके 8 अकोणीय संतति केंद्रक का निर्माण करते हैं, और 7 संतति केंद्रक हर्षित हो जाती है तथा शेष बची एक केंद्रक संतति सूत्री विभाजन करके 2 युग्मक केंद्रक बनाती है, और दोनों युग्मक केंद्रक कोशिका मुख के निकट एक स्थायी जीवद्रव्य शंकु में प्रवेश कर जाती है और परस्पर संलित होकर एक पूर्ण रोपण सामग्री त्रिकोणित युग्मक केंद्रक का निर्माण करती है। और जो हमारे जाइगोट है वो केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है और 4 केंद्रक बन जाते हैं। इससे 2 गुरु केंद्रक और 2 लघु केंद्रक होते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसके पश्चात कोशिकाएं और लघु केंद्रकों में एक साथ विभाजन होता है, जिससे 2 संतति प्राणों में बन जाते हैं, और इन संतति प्राणियों में से प्रत्येक में एक नई गुरु केंद्रक व 2 लघु केंद्रक होते हैं। इस प्रकार ऑटोगैमी की क्रिया में पैरामीशियम का पुनर्जन्म हो जाता है, और ऑटोगैमी का परिणाम होमोजाइगोसिटी यानी सेठमृतता होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऑटोगैमी का परिणाम कैसा होता है, होमोजाइगोसिटी
यानी समयुग्मजता होता है। नेक्स्ट है आपके पास साइटोगेमी। मैं वैसे तो आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, पर इसमें चारों है कि आपको पता होनी चाहिए कि पैरामीशियम में चार कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें साइटोगेमी। तो जो आपके पास साइटोगेमी है, ये प्रक्रिया पैरामीशियम क्वाड्रेंट में पाई जाती है। जो आपके पास एंडोमिक्सिस था वो किस में पाई गई थी आपके पास? पैरामीशियम ऑरेलिया में। ये आपको याद रखना होगा कि जो आपके पास एंडोमिक्सिस थी वो पैरामीशियम ऑरेलिया में पाई गई थी, और जो ये आपके पास साइटोगेमी है ये पैरामीशियम क्वाड्रेंट में पाई जाती है। ये प्रक्रिया संयुग्मन के समान होती है, यानी कॉन्जुगेशन के समान होती है, लेकिन इससे परवासी प्राकेंद्रकों के मध्य केंद्र की विनिमय नहीं होता, और इसमें प्रत्येक प्राणी के दोनों संयुग्मन केंद्र परस्पर के संलयन कर एक युग्मज केंद्रक का निर्माण करती है। और पैरामीशियम ऑरेलिया के संवेदन के समय यह हेमिमिक्सिस के द्वारा जनन होता है। जैसे पूछ लेते हैं साइटोगेमी का जनन किस में हुआ है? या पैरामीशियम ऑरेलिया के संवर्धन के समय हेमिमिक्सिस से ये जनन होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पैरामीशियम कोटिभवन द्वारा भी जनन करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, इसमें से मेरे 3-4 क्वेश्चन आए हैं अब तक की। अब हम इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको याद रखना है इसके कण कौन कौन से हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला है आपके पास ही कप्पा कण। तो कप्पा कण किसने दिया? सोनबोर्न ने ज्ञात किया कि संयुग्मन के समय जीवित रहने वाले पैरामीशियम एक विशेष प्रकार के सप्रतिकृति कारक कोशिका द्रव्य कण पाए जाते हैं, जिनमें डीएनए पाया जाता है, और इन्हें कप्पा कण कहते हैं। ये कण एक मारक पदार्थ पैरामीशियम, कौन सा मारक पदार्थ है? पैरामीशियम द्वारा उत्पन्न करते हैं, जो कप्पा कण विहीन द्वारा मृत्यु का कारण होते हैं। इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी साल ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि जो कप्पा कण है वो किस में पाया जाता है? तो कप्पा कण जिसका मतलब कप्पा कण का मारक पदार्थ है वो किस में पाया गया था? पैरामीशियम में। आपको याद रखा क्योंकि इसका लैम्डा भी कण है और ये उसके मारक पदार्थ है। और ये क्वेश्चन आ गया तो ये पूछ लेते हैं आगे कि किसने ज्ञात किया? तो ये सोनबोर्न ने ज्ञात किया। और ये क्या है? ये संयुग्मन के समय जीवित रहने वाले पैरामीशियम में विशेष प्रकार की स्वप्रकृति करता है, जिसके कोशिका द्रव्य कण पाए जाते हैं, जिसमें डीएनए पाया जाता है। इन्हें हमने क्या कहा? कप्पा कण कहा। दूसरा आपके पास पाई कण। तो पाई कण में ये क्या है? ये कप्पा कणों के उत्परिवर्ती रूप हैं, जो विषैले पदार्थ के सत्रावण नहीं करते। वो विषैले पदार्थ का सत्रावण करते हैं, ये विषैले पदार्थ का सत्रावण नहीं करते। थर्ड है इसमें म्यू कण। ये कण भी क्या होते हैं? मारक होते हैं। लास्ट है लैम्डा कण। ये कण सभी मारक पैरामीशियम में उपस्थित होते हैं। तो उसमें अब तक यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें आपके कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं। मैंने आपको कहा था मैं आपको डायग्राम एक बार दिखा दूँगा। तो इसमें आपको देखेंगे कि इसमें जो इसकी शेप थी वो कैसी थी? सिगाराकार या तुर्कनुमा जो आपकी शेप थी। तो इसमें ये आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जो इसकी पूंछ में एक जगह गुच्छा सा बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? कॉर्डियल टफ। और जो ये अकेले अकेले पार्ट्स होते हैं इसके शेप में, ये क्या होते हैं? सीलिया। ये आप क्या होते हैं? सीलिया। ठीक है, मैंने बताया था ना 3 लेयर्स में था, जो इसकी सेकंड लेयर है, ये बिंदी बिंदी वाली आप देख रहे होंगे, ये सेकंड लेयर है। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेलिकिल हो गया इसमें। अब इसमें आपका ट्राइको। अब जो ये बिंदी बिंदी से आपने देखा होगा, अब इसके अंदर जो पाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइकोसिस्ट। और आपको बताया था इसमें पट्टीदार ये चीज़ कि पट्टीदार, ये अलग अलग पट्टीदार जो बनी हुई है, ये क्या कहलाते हैं आपके पास? साइटोप्लाज्म। ये कहलाते हैं आपके पास साइटोप्लाज्म। और इसमें 2 प्रकार की न्यूक्लियस बताए थे आपको, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक
माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो कौन सा होता है, यानी गुरु केंद्र, और माइक्रो यानी छोटा। और इसमें कुछ क्या पाए जाते हैं, वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और रेडियल कैनाल्स, फूड वैक्यूल्स, और इसके फॉर्मेशन के लिए फूड वैक्यूल्स। देखो इसके फॉर्मेशन के लिए फूड वैक्यूल्स कौन से हैं, ये वाले। और इसके अंदर और क्या पाई जाती है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोगेमी है, ऑरल ग्रुप। आपको बताया था ना कि इसका एक मुख का खांचा, कि इसका एक मुख का एक खांचा बन जाता है, ये चीज़ जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरल ग्रुप। वो पोस्टीरियर आपके सेंट्रोसेल वैक्यूल्स ही, ये आपके एंटीरियर्स है। ये था आपका इसका डायग्राम। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर। थैंक यू।